नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडिया हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय के सिलेबस की टेस्ट सीरीज में आज तीसरी क्लास, जिसमें हम देखेंगे महाजनपद काल, मगध का उदय, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के उदय के बारे में देखने वाले हैं। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो पहली राजधानी कौन सी थी, तो पहली राजधानी है जो गिरिवज्र या राजगृह जिसे कहा गया। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। यह मगध की प्राचीनतम राजधानी थी, जिसे आजकल राजगीर कहा जाता है। बाद में मगध की राजधानी उदयन ने पाटलिपुत्र बना ली। मगध के शासक बिंबिसार ने अंग का विलय मगध साम्राज्य में किया था। मगध के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को की बहना कौशला देवी से शादी की और दहेज में काशी प्राप्त किया। बिंबिसार ने वेलुवन विहार बौद्ध संघ को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का मंत्री वस्कार किस स्थान पर महात्मा बुद्ध से मिला था। तो अजात शत्रु का जो मंत्री है वस्कार, वो महात्मा बुद्ध से कौन से स्थान पर मिला था, तो वह मिला था राजगृह में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। क्या जातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया तथा लिच्छवियों को पराजित किया था। यहाँ इस बात को ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध आक्रमण को प्रभावशाली बनाने के लिए गंगा नदी के तट पर पाटलिग्राम नामक स्थान पर दुर्गों का निर्माण किया था, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अजातशत्रु के समय राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने एकराट की उपाधि ग्रहण की थी। तो एकराट की उपाधि ग्रहण करने वाले जो शासक थे वो थे महापद्म नंद, जो नंद वंश के शासक थे। पुराणों में महापद्म नंद को एकराट कहा गया, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शक्ति से संपन्न। महापद्म नंद को सर्व सत्रांतक भी कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापद्म नंद ने एक जैन मंदिर पर आक्रमण कर वहां से एक जैन मूर्ति को उठाकर मगध ले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो वह कहलाता था उपोस्त। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। उपसंपदा उपसंपदा जो भिक्षु के द्वारा बौद्ध संघ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करने के अवसर को उपसंपदा की संज्ञा दी गई है। परोज्या जब कोई भिक्षु अपने घर का परित्याग कर किसी बौद्ध आचार्य के अधीन एक परिवारजक जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लेता था, तो इस संस्कार को प्रव्रज्या कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापद्म नंदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। तो महाजनपदों की जो सूची है वो जो मिलती है वह मिलती है अंगुत्तर निकाय में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। महाजनपदों का उदय द्वितीय नगरीकरण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय गंगा घाटी क्षेत्र में बड़े बड़े नगर बने थे। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड इस समय की प्रमुख विशेषता थी। इन 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में तथा एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था। 10 महाजनपद गंगा घाटी के क्षेत्र में स्थित थे। वज्जी तथा मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि अन्य 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर स्थित था। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर जो स्थित महाजनपद था वह था गांधार। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था, यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गांधार में पुष्कर सरीन शासन
करता था, जिसने जिसने अवंती शासक चंद्रप्रदोत को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो सबसे पूर्व में जो स्थित स्थित महाजनपद है वो कौन सा है? तो वह है अंग। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अंग महाजनपद जो वर्तमान बिहार के भागलपुर मुंगेर जिले में फैला हुआ है। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे महाभारत पुराणों तथा हरिवंश में मालिनी कहा गया था। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का स्थापत्यकार महागोविंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अंग महाजनपद के संबंध में मेल नहीं खाता है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो अंग महाजनपद के संबंध में गलत है? तो पहला है कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तो यह बात सत्य है। दूसरा, महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। तीसरा, बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी, तो यह बात भी सत्य है। चौथे नंबर पर है कि सोननंद जातक के अनुसार चंपा नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद को प्राप्त होती है। तो जो चंपा नगर का स्थापत्यकार महागोविंद था, इसकी जानकारी जो हमें दीर्घ निकाय से मिलती है, ना कि सोननंद जातक से। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का स्थापत्यकार महागोविंद था, जिसके निर्देशन में राजगृह का भी निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग का मगध में विलय किस शासक ने किया था? तो अंग का जो मगध साम्राज्य में जो विलय किया था वह किया था बिंबिसार ने। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिवज्र थी, जो आधुनिक राजगीर है। बिंबिसार ने अंग के विरुद्ध एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग का विलय मगध में कर लिया। पुणिक अजातशत्रु को चंपा का गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद एक गणराज्य था? तो कौन सा जनपद है जो एक गणराज्य था? तो वह था वज्जी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। वज्जी संघ जो 8 राज्यों का संघ था, इसका शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय से है। इसकी राजधानी वैशाली और मिथिला थी। पाटलिपुत्र के अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा था। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या 7,707 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष उपवर्ष वररुचि तथा कात्यायन किस वंश के समय प्रमुख विद्वान थे? तो ये जो वर्ष उपवर्ष वररुचि तथा कात्यायन जो ये किस वंश के समय प्रमुख विद्वान थे? तो ये थे नंद वंश के समय। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। इनके पिता का नाम महानंदिन था। हेमचंद्र के अनुसार लिखित जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार महापद्म नंद एक नाई था, जिसने कालाशोक की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। यह वही कालाशोक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इसने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर एक नहर का निर्माण भी करवाया था तथा जिनसेन की प्रतिमा उठाकर मगध ले गया। इसने एक छत्र, सर्व छत्रांतक और एकराट की उपाधि जो धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसके समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर व उसके सैनिकों को नंद राजवंश की सैन्य शक्ति व राज्य विस्तार से भगल सरदार ने अवगत करवाया था। इस शासक के पास अतुल संपत्ति थी। वैसे नंद शासकों की अतुल संपत्ति का उल्लेख करने वाला संगम कवि मामलुंदर था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इनसे परेशान थी और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को धनानंद की पत्नी मुर्रा से उत्पन्न बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र जो बाद में पाटलीग्राम जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ का प्रारंभ में दुर्गीकरण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अजातशत्रु के द्वारा। पाटलीग्राम का प्रारंभ में वर्गीकरण अजातशत्रु ने करवाया। बाद में इसे राजधानी बनाने का कार्य उदयन ने करवाया था। यह नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वत्स महाजनपद को गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित था और अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसमें पूछा गया कि वत्स की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
वत्स महाजनपद वर्तमान के इलाहाबाद और बांदा जिले में पड़ता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के कारण कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर श्रेष्ठ घोषित के द्वारा निर्मित घोषितराम विहार है। उज्जैन यहाँ के शासक वे उज्जैन बुद्ध के समकालीन वत्स के राजा थे, जिसको बौद्ध विद्वान पिंडोल ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था तथा बुद्ध के प्रभाव से उज्जैन ने अपने पुत्र का नाम बोधि कुमार रखा था। उज्जैन तथा वासवदत्ता के बीच प्रेम कहानी को आधार बनाकर संस्कृत में 3 नाटकों की रचना हुई, जिसमें भास के स्वप्नवास तथा हर्षवर्धन के रत्नावली तथा प्रियदर्शिका। यहाँ इस तथ्य को लिखित करना प्रासंगिक होगा कि उज्जैन की शादी मांगल्य के साथ हुई थी। मांगल्य बुद्ध के साथ शादी करना चाहती थी। बाद में मांगल्य ने उज्जैन की पहली पत्नी को अग्नि में फिंकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार पांचाल भी बाद में संघ में परिवर्तन हो गया। तो अर्थशास्त्र के अनुसार पांचाल भी है जो बाद में संघ में परिवर्तन हो गया था। पांचाल में गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र और रुहेलखंड का क्षेत्र आता है, जो गंगा नदी के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अर्थशास्त्र के अनुसार पांचाल राज्य भी बाद में एक संघ में परिणत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र जनपद जो दक्षिणी भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, तो कौन सा है जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो वह जो जनपद है वो है अस्मक जनपद। गोदावरी नदी अस्मक गोदावरी नदी असक को अपने सटे हुए राज्य मूलक या अलका से अलग करती थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान पेठन या पोठन पोटन भी कहा गया है। इसका इस जनपद का संस्थापक जो था वह था राजा मूलक इक्ष्वाकु वंश का था को माना जाता है। दक्षिणी भारत का एकमात्र यह महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो बिंबिसार का जो राज्यवेद था जीवक, उसको बिंबिसार ने अवंती के शासक की चिकित्सा के लिए भेजा था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अवंती मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसे विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में विभाजित करती है। इसके 2 प्रमुख नगर माहिष्मति माहेश्वर या उज्जैन है। प्रद्योत अवंती का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसके समय में अवंती का वंश मगध और कौशल के साथ संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने किसे वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा था। तो कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ जो कहा था वो कहा था कंबोज को। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कंबोज पश्चिमी कश्मीर तथा कपिसा के आसपास का क्षेत्र था। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा था। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। यह क्षेत्र अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो कंबोज जो है ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने गिरिवज्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो शिशुनाग ने जो गिरिवज्र का अलावा दूसरी जो राजधानी बनाया था वह बनाया था वैशाली को। तो वैशाली 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को जो दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन के समय शासक कौन था। तो वह था कालाशोक। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इस प्रकार पाटलिपुत्र जो मगध राजवंश की नई राजधानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में कितने गणतंत्र थे। तो 16 महाजनपदों में जो गणतंत्र कितने थे। तो जो 16 महाजनपदों में गणतंत्र थे वो थे वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल में जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, तो वज्जी और मल्ल दो जो महाजनपद है ये इनमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। वज्जी तथा मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। इसके अलावा अन्य सभी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें से किस महाजनपद का उल्लेख नहीं है।
तो इसमें जो पूछा गया कौन से महाजन पद का उल्लेख नहीं है, शिल्पदिकारम में 3 महाजन पदों का उल्लेख है, जिसमें एक मगध का उल्लेख है, एक वत्स का उल्लेख है और एक अवंती का उल्लेख है, लेकिन अंग का जो उसमें उल्लेख नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 जनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत काल का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल, जिसका श्री कृष्ण के द्वारा वध किया गया, किस महाजनपद का राजा था? तो जो शिशुपाल जो है ये चैदी वंश का शासक था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चैदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुक्कू सती कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? तो पुक्कू सती जो गांधार महाजनपद का एक प्रसिद्ध शासक था। गांधार का क्षेत्र आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिला में फैला हुआ है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो अध्ययन और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। पुक्कू सती या पुष्कर सरीन नामक शासक ने यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। इसके मगध के साथ अच्छे संबंध थे। उसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो थी मथुरा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। महाभारत और पुराणों में मथुरा क्षेत्र के यदु या यादव राजाओं के शासन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। पहला जीव। जीव जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मा द्रव्य को चैतन्य स्वरूप कहा गया। दूसरा है अजीव, जड़ की अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा जाता है। तीसरा है आश्रव, पुद्गल कर्मों का आश्रव करना। चौथा जो है ये बंध, आत्मा से कर्म बांधना। फिर संवर जो कर्म बंध को रोकना। और फिर आता है निर्जरा जो कर्मों को क्षय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ में पहली बार स्त्रियों को जो प्रवेश की अनुमति दी थी, यह दी थी वैशाली में। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो असुमेलित है। सबसे पहला है पतिमोक्ष, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निषेधात्मक पाठ। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो निषेधात्मक पाठ थे उसे पतिमोक्ष कहा गया। यह बात तो बिल्कुल सही है। इसमें हमें बताना है कि गलत कौन सी है। तो दूसरे नंबर पर है उपोषित। उपोषित जो पूर्ण चंद्र तथा नव चंद्र के अवसर पर भिक्षुओं की धर्म चर्चा को उपोषित कहा गया। यह भी सत्य है। परवारणा, वर्षा समाप्ति पर भिक्षुओं द्वारा अपने अपराधों की स्वीकृति को परवारणा कहा गया। यह भी सत्य है। चौथा है विनयधर, संघ में प्रविष्ट होना। तो संघ में जो प्रविष्ट होना है उसे विनयदार नहीं बल्कि उपसंपदा कहा जाता है। तो विनयदार ये गलत है। विनयदार है जो बौद्ध भिक्षु हेतु नियमों की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु हेतु नियमों की जानकारी रखने वाला होता है उसे विनयदार कहा जाता है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। तो 4 नंबर जो असुमेलित है जो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के बाद हीनयान तथा महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? तो हीनयान और महायान जो बौद्ध दो संप्रदाय बने थे बौद्ध धर्म में, वह बने थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस समिति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। इस समिति में विभाषास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास क्या कहलाता है? तो बुद्ध ने गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक जो सत्य की खोज के लिए प्रयास किए इसे आर्य परियोजना कहा गया। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक दुखों से परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक तथा सारथी छंदक के साथ गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तथा गृह त्याग के पश्चात महात्मा बुद्ध
6 वर्ष तक सत्य की खोज में प्रयास करते रहे, जिसे आर्य परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो वृषभ है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण है और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से हमें बताना है कि गलत कथन है जो कौन सा है। तो इसमें सबसे पहला है कि बुद्ध को बुद्ध को कुटाग्रशाला विहार वैशाली में लिच्छवियों ने दान में दिया था। तो ये बात सत्य है। जो कुटाग्रशाला विहार है, ये वैशाली में लिच्छवियों ने दान दिया था बुद्ध को। दूसरा, बिंबिसार ने बौद्ध संघ के लिए वेलुवन विहार दान दिया। तो ये बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि बौद्ध श्रेष्ठी घोषित ने कौशाम्बी में बौद्ध संघ को घोषितराम विहार दिया। यह भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है कि कौशल शासक प्रसेनजीत तथा महात्मा बुद्ध की भेंट का अंकन अमरावती स्तूप के शिलापट पर मिलता है। तो यह बात है जो गलत है। जो कौशल नरेश प्रसेनजीत और महात्मा बुद्ध की जो भेंट हुई थी, इस भेंट का जो अंकन मिलता है ये अमरावती स्तूप में नहीं बल्कि बहरूद के स्तूप में मिलता है। तो बहरूद जो स्तूप है वो इसका राइट होगा, ना कि अमरावती। तो 4 नंबर जो इसका गलत है। कौशल शासक प्रसेनजीत तथा महात्मा बुद्ध की भेंट का अंकन बहरूद स्तूप के शिलापट पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं के संबंध में गर्भाधान का प्रतीक है? तो गर्भाधान का जो प्रतीक है वो है हाथी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना तथा उनसे जुड़े हुए प्रतीक। पहला, गर्भाधान का जो प्रतीक है वो है हाथी। दूसरा नंबर, जन्म जन्म का जो प्रतीक है वो कमल या सांड। तीसरा, ग्रह त्याग का प्रतीक है जो अश्व है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। तो कठिन समारोह है जो ये वस्त्र वितरण से संबंधित समारोह था। परवाणा परवारणा पर्व के अंत में किए जाने वाला संस्कार जिसमें उपासकों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का प्रमुख बना था वह था सुधर्मा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की तथा यहाँ अपने उनके 11 अनुयायी थे। इनमें महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा अध्यक्ष बना। सुधर्मा के पश्चात जो जम्मू को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन बताना है कि कौन सा है। पहला कि यह निर्वर्ती मार्ग था, यह सत्य है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, यह भी सत्य है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी नहीं है बल्कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। तो 3 नंबर है जो गलत हो जाएगा। और चौथा, जैन धर्म में त्रिरत्न की शिक्षा पर जोर दिया गया, तो यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत महावीर स्वामी की बौद्धिक उदारता का परिचय देती है? तो महावीर स्वामी की जो बौद्धिक उदारता का परिचय देती है वह है स्यादवाद। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। स्यादवाद की परिकल्पना जैन धर्म से संबंधित है। इसे सप्त भंगिन्य भंगिन्य भी कहा जाता है। मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं न ही पूर्णतः अस्वीकार। ये संख्या में 7 होते हैं। 7 कौन कौन से हैं? पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं, चौथा है कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा जा सकता है, और छठा सातवां है कि है, नहीं है और कहा जा सकता है। स्याद को अनेकतावाद भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो 2 भागों में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में दीक्षित प्रथम महिला कौन थी? तो जैन धर्म में जो दीक्षित प्रथम महिला थी वह थी चंदना। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। चंदना महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी। यह पावा में जैन संघ में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? तो बौद्ध संघ के जीवन के नियमों का संग्रह किस में
अभिधम पिटक में नहीं, आचरण सूत्र में नहीं, दिव्य वरदान में नहीं, ये जो है ये है विनय पिटक में। तो विनय पिटक है जो इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहली बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, जिसमें संघ संबंधी दैनिक जीवन संबंधी आचारों, विचारों, विधि निषेधों का वर्णन है। प्रथम बौद्ध संगीति में ही आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उपदेश है। अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या भी की गई है। आचरांग सूत्र का संबंध जैन धर्म से है, इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जैन धर्म में जो मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था, यह मिला था हाथी गुफा अभिलेख में। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो जैन ग्रंथों का संकलन किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र नामक स्थविर की अध्यक्षता में जैन धर्म उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों को स्वीकारा, श्वेतांबरों ने 12 अंगों को स्वीकार किया। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर दो संप्रदायों में बंट गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 513 ईस्वी में वल्लभी में देवी गिनी की अध्यक्षता में वल्लभी में आयोजित की गई, जिसका मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर आगमों का रूप देना था। समिति में 12 उपांग, 6 सेज सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण और 2 चूलिका सूत्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वे केवलिन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेरी गाथा अंग है, तो थेरी गाथा किसका अंग है? तो यह सुत्त पिटक का अंग है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। यह 5 निकायों में विभाजित है। 5 निकाय कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो शाक्य वंश से संबंधित थे। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जिसकी जानकारी रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा माता महामाया कोल्य गणराज्य की थी। 29 वर्ष की अवस्था में उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा जाता है। ऋषि पटन के मृगदाव सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में इसकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सत्य है उसका विनाश नहीं हो सकता और जो असत्य है उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। उक्त कथन संबंधित है, तो यह कथन है जो पंकुद कंचायन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन संप्रदाय भौतिकवादी अजित केस कम्बलिन अधिकतम सुख प्राप्ति लक्ष्य है। अक्रियावादी पूर्ण कश्यप न कर्म है और न ही पुनर्जन्म। आजीविक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल जिनके प्रमुख थे। आत्मा को अनेक पुनर्जन्म चक्रों से गुजरना पड़ता है। नियतिवाद संप्रदाय है, जिसके पकुद का चयन सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। अनिश्चयवादी संप्रदाय जिसके प्रमुख थे संजय वेलिठीपुत्र, इनका कहना था कि कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जैन सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? तो यहाँ जो जैन सूत्र दे रखे हैं इनमें से सबसे प्राचीन पूछा गया है, तो इनमें जो चारों में सबसे प्राचीन है वो है आचरांग सूत्र। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है।
सबसे पुराना जैन सूत्र आचरांक सूत्र है, जिसका समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है और इसमें महावीर स्वामी के जीवन की कुछ घटनाओं का जिक्र है। इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध के जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो थे श्रावस्ती में दिए गए थे। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, सबसे सबसे जो लंबा उपदेश दिया था वह दिया था नालंदा में 3 पहर का। अंतिम उपदेश उन्होंने सालवान कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। ध्यान में रहे बुद्ध का प्रचार केंद्र जो है ये मगध क्षेत्र रहा था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक में कब विभक्त हुआ? तो जो बौद्ध संघ है यह 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें एक स्थाविरवादी और दूसरा महासंघिक कहलाए। यह कब विभाजित हुआ था? तो यह हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति के समय, जो वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय सर्वकामिनी की अध्यक्षता में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक 2 भागों में विभक्त हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले स्थिरवादी तथा परिवर्तन के साथ विनय में आस्था रखने वाले महासंघिक कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध जो कहा जाता है वो कहा जाता है मैत्रेय को। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व उसे कहा गया जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो और अन्य को निर्वाण में सहायता देने के लिए अवतरित होता हो। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु मैत्रेय थे, जिसे बोधिसत्व मंजूश्री बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रसेनजीत का। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने कहा कि मैं भी 80 वर्ष का हूं और बुद्ध भी 80 वर्ष के। प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी पत्नी रानी मल्लिका बुद्ध की उपासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा वस्तु किसका भाग है? तो कथा वस्तु जो किसका भाग है? तो कथा वस्तु जो ये अभिधम पिटक का भाग है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अभिधम पिटक का संकलन मोगली ने किया था। इसी पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु है जिसका संकलन मोगली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चेटक द्वारा अजात शत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजा मिलकर संघ बनाने के लिए उल्लेख मिलता है? तो कौन से में मिलता है? इसका जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है नीरावली सूत में। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जैन ग्रंथ नीरावली सूत्र के अनुसार चेटक जो कि लिच्छवी गण का प्रधान था ने 9 लिच्छवियों 9 मलो तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश अजात शत्रु के विरुद्ध 36 राज्यों का संयुक्त मोर्चा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नाग दशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कर्म से अनिरुद्ध मुंडक तथा नाग दशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राजघाट कहा जाता है? तो राजघाट है जो वाराणसी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्राचीन तथा आधुनिक नाम, तो एक तरफ प्राचीन नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो अभी के आधुनिक नाम दे रखे हैं। चरसदा को अभी वर्तमान में पुष्पलावती कहा जाता है। सिरकप को तक्षशिला कहा जाता है। ताम्लुक को ताम्रलिप्ति कहा जाता है। सहेत को जेतवन कहा जाता है। महेत को श्रावस्ती, राजघाट को वाराणसी और साकेत को अयोध्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी? तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वह थी विराटनगर, जिसे बेराट भी कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मत्स्य महाजनपद है। वर्तमान अलवर का भूभाग महाजनपद काल में मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में व्यतीत किया था। बाद में यहाँ अलवर राज्य की स्थापना 25 नवंबर 1775 को प्रताप सिंह नरूका ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है या कौन से जो असत्य है।
तो पहला जो कथन है वह हर्यक वंशी शासक बिंबिसार जैन और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो जो बिंबिसार है यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि बिंबिसार ने स्थापत्य कला के तहत राजगृह नामक नगर की स्थापना करवाई तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यह बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था तथा इसकी माता चेलना या चलना चेटक की पुत्री थी। यह बात भी सत्य है। चौथा, काशी पर अधिकार को लेकर अजातशत्रु का कौशल नरेश चेटक से संघर्ष हुआ था। तो कौशल नरेश चेटक से संघर्ष जो हुआ था यह अजातशत्रु से नहीं हुआ था, बल्कि अजातशत्रु ने कौशल राज्य को प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद विलय किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत आंसर है। इसमें हमें बताना है कि सही कौन सा गलत कौन सा। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है और चौथा जो गलत है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो 1, 2 और 3, 1, 2, 4 ये भी नहीं, 1, 2 और 3 है जो इसके सही होंगे। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा काशी का पूर्णतः मगध में विलय कर दिया। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने कौशल राज्य को मगध में विलय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जो चतुर्विद संघ की स्थापना की थी यह की थी पावा में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की जिसमें 11 मुख्य अनुयायी थे। पावा में ही चंदना की अध्यक्षता में जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध जैन धर्म से नहीं है? तो इसमें से कौन से शासक है जिनका जो संबंध है जैन धर्म से नहीं है? तो जैन धर्म को जो संरक्षण देने वाले शासक उदयन थे, संपर्ति थे और अमोघवर्ष थे। बिंदुसार का जो जैन धर्म से संबंध नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक जिनमें महापद्मनंद, उदयन, संपर्ति, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अमोघवर्ष प्रमुख है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान सॉरी भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के श्वेतांबर के उप संप्रदाय पुजेरा या डेरावासी, डूंडिया या स्थानकवासी और तेरापंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यह हुआ था मल्लों के। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण पावा के मल्लों की दूसरी राजधानी कुशीनगर में हुआ था। यहीं महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो महायान संप्रदाय का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है वह ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना नागार्जुन के द्वारा की गई थी। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज तीसरी क्लास जिसमें हमने महाजनपद, मगध का उदय और जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा था वह यहीं पर समाप्त होती है। कल हम 4 नंबर क्लास जिसमें मौर्य वंश की स्थापना, उसका विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और इसके साथ ही जो मौर्योत्तर युग थे जिसमें शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रप थे इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।